हेलो बच्चा लोग। तो 3 मंथ का स्ट्रेटेजी लेकर मैं आ गई हूँ। आई एम हियर टू सॉल्व योर ऑल द डाउट जो भी आपके माइंड में आ रहे होंगे। कुछ बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि यार अब तो 3 मंथ ही बचा है, अपना बोर्ड ही संभाल लेते हैं, इसको अगले साल ही देखेंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने 12th अब अच्छे से पढ़ लिया अपने बोर्ड के लिए, तो 11th आप मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि 11th की जो बायोलॉजी है ना, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत कनेक्टिविटी के साथ हम पढ़ेंगे। मैं उसे वन बाय वन विद स्टार्ट फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी और फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे विद क्वेश्चंस। तो मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि आपको 11th में तो कोई डाउट नहीं आएगा। जहां तक बात है 12th की, तो 12th तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन हम 12th को भी साथ में रिवीजन करेंगे। फाइन, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी आप वो ताजा ताजा आपको याद है, तो हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन 11th के लिए हम उसे फुल डिटेल स्टडी करेंगे विद क्वेश्चंस, राइट? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर किसी भी एग्जाम को आप पढ़ने के लिए बैठते हो, तो सबसे पहले हमें इसका क्या पता होना चाहिए? सिलेबस और पैटर्न, राइट? इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं पैटर्न। If we saw the pattern of the NEET paper 2024, then we have to know how the number of question will come, सेक्शन कितने हैं, टाइप कितने हैं क्वेश्चन के, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है, स्कोर्स कितने हैं टोटल, उसमें से हमें कितने लाने हैं, मार्किंग स्कीम क्या है और एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। लेट इंट्रोड्यूस दिस एग्जाम। ये जो एग्जाम है नीट, इसका मतलब क्या है? ये एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ये एक एंट्रेंस टेस्ट है। किस चीज के लिए? एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, राइट? अगर हमें मेडिकल कोर्स करना है इंडिया में, स्पेशली अगर इंडिया में करना है, वी हैव टू क्लियर एंड क्रैक नीट एग्जाम, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चंस कितने आते हैं? आउट ऑफ 200 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 180 क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन है इसमें भी। अगर हम क्वेश्चंस को देखें, डिवाइड करें विद ईच कैटेगरी, ईच सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, तो हम क्या देखते हैं कि इट डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, राइट? वन, it contain 35 question and B part it contain 15 question. Okay, be clear that in B part we have to attempt only 10 question out of 15. So overall कितना होगा? 45. फाइन। तो हमारे पास जो टारगेट है, जो बॉटनी और जूलॉजी मेरे हैंड में, मेरे पास कितने क्वेश्चन है? 90। तो 90 हमें करना है, तो मतलब 360 आउट ऑफ 360 हमें स्कोर करना है। अब पॉइंट ये आता है बच्चों के माइंड में कि यार मैं अगर घर पे सॉल्व करता हूँ तब तो मुझे बहुत इजी लगता है पेपर, है ना? लेकिन वही पेपर अगर मैं वहां पे सॉल्व करता हूँ तो एक अलग ही टेंशन होता ही नहीं है सॉल्व। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे आप रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन जो है ना, वो की है। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम कैसे प्लान करें अपने प्रोडक्टिव शेड्यूल को, कैसे उसको स्टेब्लिश करें सो दैट हमें वहां पे कंफ्यूजन ना हो। पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मॉक टेस्ट दे रहे हो पर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपको क्या होगा? पैनिक हो गया आप वहां पे? तो डोंट बी पैनिक, आपको रिवीजन डेली करनी है। आप जब सो के उठते हो, तो आप क्या करो, एक बार आई क्लोज करके रिवाइज कर लो। अगर आपने ये रिवाइज कर लिया ना, लिटरली आपको वो एग्जाम टाइम में भी हेल्प करेगा। अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, राइट? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक नोट्स। अब नोट्स ये नहीं कि पूरा बुक लेके बैठ गए, पूरे बुक को ही हमने हाईलाइट कर लिया। नोट्स में हमें क्या करना है? हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स जो हम इजिली रिवाइज कर सके, ठीक है? जिसको देख के हमें एंजाइटी लेवल हमारा बढ़े नहीं, घटे, और उसको हम डेली डेली रिवाइज करें। अगर आप देखो 10 पेज में आपके ना इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाने चाहिए, ठीक है? ऐसा नोट्स बनाओ, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स रखो। मेरे साथ भी होता था, जब मैं एग्जाम में बैठती थी और मुझे कुछ में डाउट होता था, तो मैं सोचती थी क्यों नहीं इसके साथ मैंने ट्रिक्स कुछ बना लिया था, डेफिनेटली मुझे ये अभी काम आता। या फिर मैं कभी बनाती हूँ तो वो मुझे एकदम से क्लिक करता है, ओके ये ट्रिक है, इसमें तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो। स्ट्रैटेजी ये रखो कि अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके वीक सेक्शन है, वो उन सबको डिवाइड कर दो। जो स्ट्रांग है उस पर कम टाइम दो, और जो वीक है अभी उस पर ज्यादा टाइम दो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। और सोशल मीडिया को प्लीज अवॉइड करो, बहुत टाइम लेता है वो। प्रोकास्टिनेट मत करो चीजों को, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें टाइमलाइन,
तो टाइमलाइन हमारे पास कितना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में तो एग्जाम ही है, तो वी हैव 3 मंथ्स अप्रॉक्स। उसमें भी आप देखो तो मुझे लगता है 80-85 डेज है हमारे पास बस। तो समरी यही है कि अपकमिंग सेशन में मैं कौन सा लेके आ रही हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी। वी विल स्टार्टेड फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, एंड वी ट्राई टू फिगर आउट दैट एवरीथिंग इज कोरिलेट। आपको ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए, सो दैट जो क्वेश्चन अगर कुछ क्लिक कर मतलब घुमा फिरा के भी देना तो आपको क्लिक करे उसका आंसर कि हाँ मुझे पता है इसका आंसर, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि जो भी हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे साथ में उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।